हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टीचिंग क्लासेस। तो नाउ हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे मुड़ते हैं एंड हमारा जो आज का टारगेट है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। एंड इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाद की जो छोटी मोटी चीजें हैं जैसे सीड्स एंड फ्रूट्स है उसको भी इसी वीडियो में कर दूं ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो बस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आपको लास्ट वीडियो में मैंने इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग टैगिंग चीजें बता दी थी। ये जो इमैस्कुलेशन है आपका, आपकी बैगिंग प्रोसीजर थी, टैगिंग थी, तो वो सब एक्चुअल में क्या है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का ही पार्ट था। इमैस्कुलेशन जो प्रोसेस था वो प्लांट्स खुद नहीं कराते थे, वो बाय नेचुरल नहीं होता था, बल्कि आर्टिफिशियली कराया जाता है। ह्यूमन एक्टिविटी है, वो ह्यूमन के थ्रू होता है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आर्टिफिशियल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, रीबैगिंग, ये सब चीजें क्या है, आर्टिफिशियल का ही पार्ट है। तो एक प्रोसेस होता है इमैस्कुलेशन। वैसे इसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया, बट फिर भी एक जनरल इंट्रो फिर दे देती हूँ। इमैस्कुलेशन में क्या होता था कि हम ये देखते थे कि आपका एंथर मैच्योर नहीं होता था, उसके मैच्योर होने से पहले ही एंथर को प्लांट से रिमूव कर दिया जाता था। क्यों? ताकि उस फ्लावर का जो एंथर है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा को फर्टिलाइज ना कर दे, मतलब स्टिग्मा पे सिट करके पॉलिनेशन ना करा दे एंड देन फर्टिलाइजेशन ना करा दे, या उसी प्लांट पे मौजूद जो और दूसरे फ्लावर्स हैं उन पे ना कर दे। तो ये था आपका इमैस्कुलेशन। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर्स। ओके, उसी तरह से आपको मैंने बैगिंग बताई थी। बैगिंग में क्या करना होता था, बैगिंग में आप स्टिग्मा को कवर कर देते थे। स्टिग्मा कवर्ड, इसको कवर करते थे। ज्यादातर जो पेपर यूज होता है वो कैसे रहता है, बटर पेपर रहता है, उससे स्टिग्मा को कवर कर दिया जाता है ताकि जो स्टिग्मा हो वो अनवांटेड पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज ना हो पाए, अनवांटेड पॉलन ग्रेन से उनका पॉलिनेशन ना हो, अनवांटेड पॉलन ग्रेन क्या क्या सेट ना करें। फिर क्या होता है, कुछ टाइम तक हम उसे बैग रखते हैं। जैसे ही आपके स्टिग्मा की रेसेप्टिविटी बढ़ती है या रेसेप्टाइल हो जाता है, able to receive those pollen grains हो जाता है, when the stigma reaches that stage where it can receive pollen grain and start the pollen tube formation, उस स्टेज पर उस बैग को हटाया जाता है एंड देन पॉलन ग्रेन्स, जो भी रिक्वायर्ड पॉलन ग्रेन्स है उनको लाया जाता है एंड उससे उनका पॉलिनेशन कराया जाता है एंड उसको वापस से बैग कर दिया जाता है। तो उसको बोलते हैं रीबैगिंग। पॉलिनेशन करा देने के बाद से जब आप फिर से बैग कर देते हो तो उसी को बोलते हैं रीबैगिंग। ये आफ्टर पॉलिनेशन होता है। ओके, तो ये सारे क्या कंडक्ट है, ये आर्टिफिशियल कंडक्ट से, ताकि हम क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराएं। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था कि लगातार अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा तो उससे क्या होता है, एक तरह का आउटकम आता है जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। उससे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ही कम हो जाती है। एंड ऐसा तो नहीं है कि हम प्रोडक्टिविटी कम कर चाहते हैं, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है। तो एंड ये जो प्रोडक्टिविटी है वो दोनों ही रिस्पेक्ट में बात हो रही है। अगर आप प्लांट के रिस्पेक्ट में उनके रिप्रोडक्शन के हिसाब से बोलोगे तो भी ये होता है कि इम्यूनिटी डिप्रेशन की वजह से उनकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी होती है वो भी कम हो जाती है। एंड प्लस जो उनका वो जो आपको प्राइमरी प्रोडक्शन दे रहे होते हैं वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए बाय नेचर प्लांट खुद भी यही कोशिश करते हैं कि वो अपना क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही कराएं। आपको लास्ट वीडियो मैंने दिखाया भी था कि बहुत सारे ऐसे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं जो बाय नेचुरली प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि उनका क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो, बट आर्टिफिशियली भी कराया जा सकता है एंड दीज आर सम मेथड्स जिससे हम आर्टिफिशियली करा सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। इसको वैसे मैंने लास्ट में बता दिया था, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई दिक्कत होगी। तो बस हम अपने नेक्स्ट टारगेट पे जाते हैं, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। इसका जो नाम है डबल, डबल से क्लियर हो रहा है कि यहाँ कुछ दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया था, वेरी फर्स्ट वीडियो ही था। आई होप कि आप लगातार हमें फॉलो कर रहे हो, तो आप सारी वीडियो से फैमिलियर हो, इसलिए मैं वो चीज़ें बार बार रिपीट करने की कोशिश नहीं करूंगी, क्योंकि उससे क्या होगा, अननेसेसरी आपकी वीडियोस लंबी होती चली जाती है। तो पहला है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। अगर आपको याद हो, मैंने आपको ये बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट होते हैं एंड एक पोलन ग्रेन से
दो मेल गैमीट मिलते हैं, याद आया? कुछ दो सेल्स के बारे में बताया था, वेजिटेटिव, जनरेटिव, उनमें डिवीजन होता था, तो वो देते थे। यस, एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो एक पॉलन ग्रेन में आपको क्या रहेगा, नेट दो मेल गैमीट रहता है। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा था, पॉलिनेशन में क्या होता है, जैसे इमेजिन करो ये आपका स्टिग्मा है, यहाँ आपके पॉलन ग्रेन्स आके सिट कर गए हैं, और आपको पता है बाय नेचर ये होता है, आई होप आपको मेरा डायग्राम क्लियर रहेगा। ये एक रफ सा डायग्राम है इसलिए ताकि आपको चीजें क्लियर रहे। यहाँ आपको पता था कि आपकी दो सेल्स होती हैं, एक होती थी सिनर्जिड सेल्स, मतलब दो सेल होती थी सिनर्जिड सेल्स, एंड एक यहाँ आपका एग सेल रहता था। ऊपर आपके तीन सेल पाए जाते थे जिन्हें आप एंटीपोडल्स बोलते थे। ये माइक्रोपाइलेंट हो जाता था, यहाँ फिलीफॉर्म एपरेटस मौजूद रहते थे, और यहाँ बीच में आपका क्या रहता था, सेंट्रल सेल, सेंट्रल न्यूक्लियस, एंड इनको आप पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो। ये जो दो बीच में न्यूक्लियस है, आप इन्हें सेंट्रल न्यूक्लियाई या पोलर न्यूक्लियाई बोल सकते हो। तो जब पोलन यहाँ आकर सिट करता है तो क्या होता है, यहाँ बनती है आपकी एक छोटी सी पतली सी, और वो ट्यूब कहाँ तक जाती है, पूरे आपके माइक्रोपाइल तक जाती है। ठीक, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता दिया था कि एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, ज्यादातर केसेस में ये होता है कि जब डिहाइड्रेट करके एंथर से डिहाइड्रेशन के बाद आपके पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं, वो एयर में या जो भी मीडियम है उसमें फैलते हैं, तब उस पॉलन ग्रेन में, एट दैट स्टेज उस पॉलन ग्रेन में सिर्फ दो ही सेल्स रहती थी, और उनको आप वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल बोलते हो। ये होता है जनरल केस। फिर क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है जो कि मेजोरिटी ऑफ द केसेस में है, 60% की केसेस में है, तो ये जो टू सेल्स होती हैं, जब पॉलन ग्रेन आपका यहाँ आके बैठता है, टू सेल्ड स्टेज वाला पॉलन ग्रेन, टू सेल्ड स्टेज, इस टाइप के पॉलन ग्रेन्स आपके जब यहाँ आके सिट करते हैं तो इसमें सिर्फ दो ही सेल आपकी होंगी। जैसे वो सिट हुआ और जैसे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ, उस जर्मिनेशन के स्टार्ट होते ही यहाँ पास ये टू सेल्ड से थ्री सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। टू सेल्ड से थ्री स्टेज में कन्वर्ट होने का मतलब, यहाँ पास अभी तक क्या था, एक वेजिटेटिव सेल थी प्लस एक जनरेटिव सेल थी। इन द सेम सेंस यहाँ पास क्या हो जाएगा, आपका जो जनरेटिव सेल्स होगा वो डिवाइड कर जाएगा, तो एक वेजिटेटिव सेल हो जाएगी और दो मेल गैमीड्स हो जाएंगे। ये जो आपकी वेजिटेटिव सेल्स हैं, ये इनका जो भी न्यूट्रिशन होता है वो इन्हें देता है, प्लस पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो अब क्या होगा, यहाँ आपके दो मेल गैमीड बन गए। ये होता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। लेकिन कुछ केसेस में ये भी होता है कि जब पॉलन ग्रेन डिहिस करता है, डिस्पर्स करता है, तो उसी टाइम वो थ्री सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो चुका होता है, लेकिन ये बहुत कम है, ये ज्यादा केसेस में होता है। तो अब क्या होगा, ये आपका जो एक मेल गैमेट है, दोनों ही मेल गैमेट इसमें ट्रेवल करेंगे। एक मेल गैमेट दोनों की जो एंट्री होगी वो विद द हेल्प ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस होती है, आपको लास्ट वीडियो मैंने बताया था। तो एक आपका जो होगा मेल गैमेट, इमेजिन करो आपके दोनों मेल गैमेट यहाँ आ गए हैं, तो एक मेल गैमेट आपके एग को फर्टिलाइज कर देता है, एंड एक मेल गैमेट जाके इन दोनों के साथ जुड़ जाता है। इतना क्लियर शायद अभी यहाँ नहीं समझ में आया होगा, तो इसको आप स्टेटमेंट में एक बार देखो, होगा क्या, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग, या फिर एग की जगह बल्कि यहाँ गैमेट लिखो आप, एग सेल या गैमेट सेल। तो एक मेल गैमेट आपके एग सेल के साथ क्या कर गया, फ्यूज कर गया। तो इसको आप बोल सकते हो फर्टिलाइजेशन है, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है ये आपका, और इसी को आप सिंगेमी बोलोगे, फ्यूजन हुआ। प्लस जो ये दूसरा मेल गैमेट जाके पोलर न्यूक्लियाई को फ्यूज कर रहा है, सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद टू पोलर न्यूक्लियाई। ये जो बनेगा, इसमें आप इसको आप क्या बोलोगे, ये आपका सेकेंड फर्टिलाइजेशन है, एंड इसी यही चीज आपकी हो गई
सेकेंड फर्टिलाइजेशन, और इन दोनों को जब आप कंबाइन करके बात करोगे तो आपका ये डबल फर्टिलाइजेशन हो गया। पहला फर्टिलाइजेशन हुआ जो नॉर्मल होना चाहिए कि एक मेल गैमेट को एक सेल से कंबाइन कर दो, जब फ्यूजन हो जाएगा तो उसे हम सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन बोलते थे। लेकिन यहाँ क्या हुआ, दो मेल गैमेट थे, एक तो एक से कंबाइन कर गया जो नॉर्मल होता है, ये तो जनरली होता ही है। बट जो सेकंड वाला था उसने क्या किया, उसने जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन कर लिया, तो ये आपका दूसरा फर्टिलाइजेशन हो गया या दूसरा सिंगैमी हो गया। तो इनको आप कंप्लीट करके बोल सकते हो डबल फर्टिलाइजेशन। तो यही है आपका डबल फर्टिलाइजेशन। देखो इसका रिजल्ट क्या होता है, जब वेरी फर्स्ट फर्टिलाइजेशन होता है मतलब मेल गैमीट का फ्यूजन एग सेल के साथ होता है, जब आपका मेल गैमीट फ्यूज करता है आपके फीमेल एग सेल से, ठीक है, आपका मेल गैमेट फीमेल एग सेल से फ्यूज करता है, तो यहाँ जो रिजल्ट मिलता है उसे हम बोलते हैं जाइगोट, जो कि नॉर्मल है। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में आप जानते हो यही केस होता है। आपका ये क्या होगा, हेप्लॉइड होगा, ये क्या होगा आपका हेप्लॉइड होगा, और जाइगोट क्या मिल जाएगा, डिप्लॉइड मिल जाएगा। ठीक, फिर इसी जाइगोट से आपको क्या मिलेगा, एम्ब्रियो मिलेगा, जिसको भी आगे हमें डिस्कस करना है। फिर क्या होता है, आपका जो सेकंड मेल गैमेट है अभी वो बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ये फ्यूज कर जाता है जो आपकी पोलर सेल है या जो सेंट्रल सेल है उसमें जो दो न्यूक्लियस है उन दोनों के साथ में फ्यूज कर जाता है कुछ इस तरह से। ये सेल है आपकी सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में ये दो न्यूक्लियस है, इनको आप पोलर न्यूक्लियाई या सेंट्रल न्यूक्लियाई बोल सकते हो। ये क्या होगा आपका हेप्लॉइड होगा, प्लस ये भी आपका हेप्लॉइड होगा और ये भी आपका हेप्लॉइड होगा। ये दोनों हेप्लॉइड होते हैं, ये आपको मैंने पहले वीडियोस में बताया है, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मेशन हुआ था ये जो न्यूक्लियस आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल से आ रहे हैं, और मेगास्पोर मदर सेल खुद किससे बनी थी, मियोटिक डिवीजन से बनी थी। तो मियोटिक डिवीजन मतलब मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर जब मिला था हमें, मेगास्पोर मदर सेल से हमें जब मेगास्पोर्स मिलता है तो 4 मेगास्पोर्स मिलते थे जिसमें से सिर्फ एक ही बचता था, उस एक से हमें ये कंप्लीट मिला था। तो जब यहाँ मियोटिक डिवीजन हो चुका है मतलब ये वाला आपको हेप्लॉइड मिल चुका है, उसका लगातार माइटोटिक डिवीजन होता जाता था और हमें इतने सारे न्यूक्लियस मिलते गए थे, तो ये सारे न्यूक्लियस हेप्लॉइड है, ये डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो अभी यहाँ क्या हुआ, ये वाला इससे आके फ्यूज करता है, तो ये फ्यूज कुछ इस तरह से करता है कि इसका न्यूक्लियाई इसका न्यूक्लियाई इसका न्यूक्लियाई सब फ्यूज कर जाते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी प्राइमरी एंडो स्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया आपका। ठीक है, अच्छा आप बताओ, एक हेप्लॉइड ये है ये है ये है, तो ये तीनों जब मिल जाएंगे तो ये ओवरऑल खुद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3n, और इसको हम ट्रिप्लॉइड बोलते हैं। जैसे हेप्लॉइड हुआ डिप्लॉइड हुआ उसी तरह से इसको टर्म दिया जाता है ट्रिप्लॉइड का। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसका जो एंड रिजल्ट होता है उसमें आपको दो चीजें मिलती हैं, मेल गैमेट और फीमेल एग दोनों कंबाइन करते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों कंबाइन करते हैं और ये दोनों कंबाइन करके हमें जाइगोट दे देते हैं, और जो कि फर्दर हमें एम्ब्रियो बना के देगा। और यहाँ क्या होता है, आपका मेल गैमेट इन दोनों सेंट्रल सेल मतलब सेंट्रल सेल के सेंट्रल न्यूक्लियाई से कंबाइन कर जाते हैं, और आपको जो न्यूक्लियस मिलेगा, नया न्यूक्लियस जो मिलेगा उसे आप क्या बोलोगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाता है। ठीक, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस मिला है, इसे आप PEN भी बोल सकते हो, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN इसको शॉर्ट में लिखा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। तो गाइस अभी आपने क्या देखा कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है एंड उसमें हमें एंड रिजल्ट क्या मिलता है। तो उसमें आपने देखा कि एक हुआ सिंगैमी, आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट से या फीमेल एग सेल से कंबाइन कर जाता है और आपको मिल जाता है जाइगोट। एंड फिर क्या था, आपका जो सेंट्रल सेल था उसके जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे, आपका पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करता है जो आपका दूसरा गैमेट था सेकेंड मेल गैमेट से, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं और एंड रिजल्ट जो होता है उसे हम बोलते थे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। एंड इसे आप क्या बोलोगे, ये आपका सेकंड है या फिर इसे आप ट्रिपल
फ्यूजन बोल सकते हो। ट्रिपल फ्यूजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ 3 न्यूक्लियस हैं जो कंबाइन कर रहे हैं। 2 तो आपके पोलर न्यूक्लियाई थे और एक आपका क्या है, मेल गैमेट है। ये तीनों फ्यूज कर जाता है और आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस देता है जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। अच्छा, ये तो है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अगर इस जब इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन, क्योंकि सेंट्रल सेल तो ऑलरेडी उसमें सेल मेम्ब्रेन तो ऑलरेडी है, पोलर न्यूक्लियाई था, सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी था, उसका न्यूक्लियस आया, ये आया, ये तीनों क्या हुए, फ्यूज कर गए। तो फ्यूज करके ये आपका एंड रिजल्ट कुछ इस तरह से आया, तीनों फ्यूज कर गए। तो ये जो आपकी सेल बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल सकते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। फिर क्या, सॉरी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पहले जब सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस की अगर हम बात कर रहे थे फ्यूजन के बाद, तो उसे न्यूक्लियस बोल रहे थे। अब ये सेल का नाम क्या पड़ेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हुई। अब इस सेल का क्या होगा, डिवीजन होता स्टार्ट हो जाएगा, इसका सेलुलर डिवीजन स्टार्ट होगा, माइटोटिक ही डिवीजन होगा, सेलुलर डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। एंड सेलुलर डिवीजन से क्या होगा, हमें एक टिश्यू मिलने लगेगा, उससे उस टिश्यू को हम क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू। और अल्टीमेटली मतलब ये जो डिवीजन है वो चलता जाएगा और जो एंड रिजल्ट हमें मिलेगा, पहली सेल थी, डिवीजन हुआ, दो हुआ, 2 से 4 हुआ, टिश्यू मिला, टिश्यू से जो आपको फाइनल मिल रहा है उसे आप क्या बोलोगे स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर आपका कहलाता है एंडोस्पर्म। ये जो फीचर है ये बड़ा यूनिक फीचर है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको फ्लावरिंग प्लांट्स दैट इज एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलेगा और किसी भी फाइलम में ये फीचर देखने को नहीं मिलता। इट इज अ फीचर दैट इज यूनिक फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आपने देखा कि ये एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में, ये होता है बिकॉज ऑफ a phenomena that is known as double fertilization। इसका यूज क्या है, देखो इसमें एक चीज ये पता होना चाहिए कि जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, मतलब जैसे आपका पहला प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गई, अब जब ये सेल बना, उसका डिवीजन स्टार्ट हुआ, तो यहाँ डिवीजन का मेथड 2-3 तरीके से हो सकता है। एक तो ये हो सकता है कि इनके डेवलपमेंट के टाइम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन चला हो, फ्री न्यूक्लियर टाइप का, और एक आपका सेलुलर टाइप का। इसका क्या मतलब हुआ, जब आपका एंडोस्पर्म इस प्रोसेस से बने कि जो आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी उसमें लगातार डिवीजन, जैसे आपकी ये पहली सेल बनी और इसमें अब लगातार डिवीजन चलता जाए और अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का ही डिवीजन होता जाए, सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होता चला जाए, इस तरह से सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, सेल का कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जब डिवीजन होके हमें जो एंडोस्पर्म मिलता है उसे हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड इसमें क्या होता है, पहले डिवीजन खूब सारा हो जाता है, खूब सारे माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियस के हो जाते हैं और फिर उसके बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होती है, उसके बाद इसमें सेल मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होती है और ये एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। और मेजोरिटी केसेस में आपका फ्री न्यूक्लियर स्टेज वाले एंडोस्पर्म ज्यादा देखने को मिलते हैं। इसका एक बड़ा फेमस एग्जांपल है कोकोनट वाटर। जो कोकोनट वाटर आप पीते हो वो एक्चुअल में क्या है, वो कुछ और नहीं है, वो एंडोस्पर्म है। लेकिन वो जो एंडोस्पर्म है वो कैसा एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर है, क्योंकि वो देखो लिक्विड फॉर्म में है। आपको पता है कि जैसे जैसे सेल में रिजिडनेस बढ़ती जाती है उसमें सेल मेम्ब्रेन आएगी और सारी चीजें जो भी हैं वो सब आती जाएगी, तो वो और सॉलिड होती चली जाती है, तो वो लिक्विड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होती चली जाती है। बट आपका कोकोनट वाटर कैसा है, वाटरी है। तो इसमें क्या होता है, इस कोकोनट वाटर में, ये कोकोनट वाटर एक्चुअल में है क्या, ये एंडोस्पर्म ही है, बट ये एंडोस्पर्म यहाँ सॉलिड ना होकर बल्कि लिक्विड होता है। एंड किस टाइप का होता है, फ्री न्यूक्लियर टाइप का होता है। मतलब इसमें पहले लगातार आपके क्या होते हैं, डिविजन्स, माइटोटिक डिवीजन न्यूक्लियस के चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसमें धीरे 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 सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने लग जाता है, सेल वॉल वगैरह आने लग जाती है। सेलुलर में क्या होता है, सेलुलर में जैसे आपका जो नॉर्मल आप पढ़ते हो कि आपका ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनी, इसका माइटोटिक डिवीजन होगा, फिर आपको 2 सेल, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन साथ साथ सेल का भी डिवीजन, फिर इसको आप डिवाइड करोगे आपको 4 मिल जाएगा और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता जाएगा। तो पहले तो सेल का डिवीजन स्टार्ट हुआ, सेल के डिवीजन के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू बोल देंगे, मतलब जो टिश्यू बन जाएगा। और फिर इसका होते होते हमें जो एंड रिजल्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, एंडोस्पर्म रहेगा।
ये तो होगा कि एंडोस्पर्म कैसे बना, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, क्या उसके टाइप थे, इसका यूज क्या है, क्या अगर ये इतना यूनिक फीचर एंजियोस्पर्म का है तो इसमें क्या खास बात है। ऐसे कोई भी चीज अननेसेसरी नहीं होती, हर चीज का कुछ ना कुछ एक बेनिफिट रहता है। तो ये एंडोस्पर्म का क्या बेनिफिट है, एक्चुअल में ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग होते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग होते हैं या प्रोवाइडर्स होते हैं। किसके लिए प्रोवाइडर्स हैं ये, फॉर एम्ब्रियो। जब अभी आप एम्ब्रियो का फॉर्मेशन देखोगे, एम्ब्रियो आपको पता है कैसे बनता है, पहला फर्टिलाइजेशन जो हुआ सिंगैमी जो हुई, मेल गैमेट और फीमेल एग सेल जब आपके कंबाइन करके सिंगैमी के बाद आपको दिया जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। जब एम्ब्रियो बनेगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, तो उसके डेवलपमेंट के लिए उसे अपने डेवलपमेंट के लिए फूड सप्लीमेंट चाहिए होंगे, नरिशमेंट चाहिए होगा। तो वो नरिशमेंट उसे कहाँ से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है। एंड आपको मैंने पहले भी ये बताया है कि ऐसी सेल्स, ऐसे टिश्यूज जो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द सराउंडिंग टिश्यूज, टू द सराउंडिंग सेल, या किसी को भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी जो सेल्स होती है वो कैसी होती थी, डेंस होती थी, उसमें ज्यादा साइटोप्लाज्म होता था। तो जो एंडोस्पर्म होते हैं इनकी भी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, मतलब उसमें ज्यादा न्यूट्रिएंट कंटेंट होता है, और वो उस न्यूट्रिशन को किसे देता है, एम्ब्रियो को देता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर हमको ये भी देख लेना है कि एम्ब्रियो बनने से मतलब क्या क्या स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि हमें पता है दो तरह की सीड्स हम पढ़ते हैं, दो तरह की फैमिलीज होती हैं, एक मोनोकॉट्स एक डाइकॉट्स, तो दोनों का कंपेयर करना है हमें एक्चुअल में कि एक टिपिकल एम्ब्रियो स्ट्रक्चर कैसा होता है। एंडोस्पर्म हमने देख लिया, अब हमें अपने एम्ब्रियो को देखना है। आपको सबसे पहले थोड़ा सा पीछे का याद करना है कि जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था तो वो किस एंड पर हुआ था, चैलेंजर एंड पर हुआ था या माइक्रोपाइल एंड पे हुआ था। आई होप आपने वीडियो देखी है, आपका कंसेप्ट क्लियर है। ये माइक्रोपाइल एंड पर हुआ था, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि जो एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा था वो कुछ इस तरह से था कि यहाँ पास एक एंड रहता है जहाँ ओपनिंग मिलती है, यहाँ दो सिनर्जिड सेल्स थे और यहीं कहीं आपका एक सेल था। इन सिनर्जिड सेल के फिलिफॉर्म अपेरेटस के थ्रू आपके मेल गैमेट जाके दोनों का फ्यूजन हो जाता है और अल्टीमेटली जो सेल मिलती है उसे हम क्या बोलते थे, जाइगोट बोलते हैं। तो जो जाइगोट हमें मिला है उसका फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, जाइगोट फॉर्म्स एट माइक्रोपाइल एंड, इस एंड पर मिला हमें जाइगोट। अब इसी जाइगोट से हमें क्या मिलेगा, एम्ब्रियो मिलने वाला है, फिर एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट हमें पढ़ना है। तो जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ होगा वो भी कहाँ हुआ होगा, एट माइक्रोपाइल एंड। आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहाँ होता है, माइक्रोपाइल एंड पर होता है। ये सब चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, वैसे तो सभी कुछ पूछा जाता है, मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ, बट ये सब तो बड़े बेसिक से हैं, ये तो मतलब एकदम होना ही चाहिए, फिंगर टिप्स पे होना चाहिए ये सारी बातें। ठीक, तो जाइगोट का जो फॉर्मेशन हुआ और जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा जाइगोट के लगातार सेल डिवीजन के थ्रू, जब आपका ये बनेगा, इस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते थे। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोजेनेसिस के थ्रू जाइगोट से आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, तो वो किस एंड पर होगा, माइक्रोपाइल एंड पर ही होता है। ठीक है, ये तो हो गया कि एम्ब्रियो बनेगा कैसे। अब हमें एक्चुअली में देखना है कि एम्ब्रियो जब बनता है तो अल्टीमेटली कैसा स्ट्रक्चर रहता है। तो होता क्या है कि पहले आपका जो जाइगोट है उसका डिवीजन होगा, तो डिवीजन करके वो फॉरन से एम्ब्रियो नहीं लेता है, बल्कि पहला जो स्ट्रक्चर बनता है उसको प्रो एम्ब्रियो बोलते हैं। फिर फर्दर इसमें डिवीजन होगा, सेलुलर वॉल्व मतलब आपकी सेल का अरेंजमेंट वगैरह होगा, जो स्ट्रक्चर बनकर आएगा वो कुछ ग्लोबुलर हार्ट शेप होता है। ठीक,
फर्दर ये इसमें फिर सेलुलर डिविजन्स होते हैं एंड लगातार फिर सेल का अरेंजमेंट होता है, सेल डिफरेंशिएशन होता है और अल्टीमेटली जो एंड रिजल्ट मिलता है वो हमारा क्या होता है, मैच्योर एम्ब्रियो। ये आपको समझ में आया? एंड जो ये पैटर्न है जाइगोट से प्रो एम्ब्रियो का बनना, प्रो एम्ब्रियो से आपका ग्लोबुलर हार्ट स्ट्रक्चर या ग्लोबुलर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनना एंड अल्टीमेटली आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनना, ये जो पैटर्न है जाइगोट से एम्ब्रियो का बनने का, ये हर फैमिली में हर उसमें इसी टाइप का फॉर्मेशन होता है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकोट हो। जो इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होती है वो यही रहती है। हाँ, डेवलपमेंट होने के बाद जो अल्टीमेटली अभी जो शेप स्ट्रक्चर आने वाला है एम्ब्रियो का वो अलग अलग आएगा, लेकिन जो इनका एंड रिजल्ट है या इनका जो वे है, जो पैटर्न है डिवीजन का एंड फॉर्मेशन का, वो सेम रहता है। इधर इट इज मोनोकॉट और डाइकोट, सब में सेम चलने वाला है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। इसमें एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है वो ज्यादातर केसेस में, मेजोरिटी ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पहले थोड़ा एंडोस्पर्म बन जाए तब बने एम्ब्रियो। क्यों? क्योंकि जब जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, फर्दर अभी एम्ब्रियो में और मॉडिफिकेशन होने हैं, तो यहाँ उसे क्या चाहिए होगा, न्यूट्रिशन रिक्वायर, यहाँ उसे चाहिए न्यूट्रिशन। एंड ये न्यूट्रिशन की फुलफिलमेंट कौन करने वाला है, एंडोस्पर्म। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, एंडोस्पर्म करता है। अब आप सोचो अगर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, बिना इसके फॉर्मेशन के ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो इन्हें न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए ये प्लांट में एक बहुत बेहतरीन तरह का एडाप्टेशन है कि वो क्या करते हैं, पहले थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म का टिश्यू फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद अपनी एम्ब्रियोजेनेसिस भी स्टार्ट करते हैं। एक तरह का एडाप्टेशन है ताकि उनकी जो सेल्स है वो स्टार्व ना करें, उनमें कोई डिफेक्ट ना आए। ये हो गया आपका एम्ब्रियो का एक जनरल सा फॉर्मेशन। अब देखना है कि डाइकॉट्स में मोनोकॉट्स में क्या डिफरेंशिएशन है एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में। एम्ब्रियो को हमें दो इसमें डिवाइड कर लेना है, एक आपको बनाना है डाइकॉट्स के एम्ब्रियो और एक आपको बनाना रहेगा मोनोकॉट का एम्ब्रियो। अच्छा, बुक में इसका बहुत अच्छे से डायग्राम दिया गया, ऐसा नहीं है, बट उस डायग्राम को देख के थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है चीजें, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डायग्राम ऐसा हो जो रफ वाला हो, उसको आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, बट वो डायग्राम ऐसा हो उसको आप जैसे ही पढ़ने बैठो उसको देख के आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, अच्छा ये ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो उस टाइप का एक रफ सा डायग्राम हम लोग एम्ब्रियो का बनाएंगे मोनोकॉट और डायकॉट के केस में भी, और जो बुक वाला है वो तो आपको देखना है, वो तो आपको ड्रॉ करना आना ही चाहिए। तो डाइकॉट्स में क्या होता है, देखो एम्ब्रियो है तो एम्ब्रियो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, तो आप मान लो ये आपकी हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, डाइकॉट में आपको पता है कि इनमें टू कोटिलिडॉन्स होते हैं, ठीक, इनमें सिर्फ दो ही कोटिलिडॉन्स होते हैं। तो आप क्या करोगे, अब यहाँ पास आप बना लो दो कोटिलिडॉन, ये सेंटर वाला पार्ट आपका क्या हो गया, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, ये आपका हो गया कॉटिलिडॉन। एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कॉटिलिडॉन के ऊपर आता है, ये पूरी कंप्लीट यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है। लेकिन कॉटिलिडॉन्स के ऊपर जो भी पार्ट आता है उस पार्ट को, पर्टिकुलरली उस पार्ट को बोल दिया जाता है इपीकॉटिल। एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का जो पार्ट रहता है उस पार्ट को बोला जाता है हाइपोकॉटिल। इपीकॉटिल अल्टीमेटली एंड करता है एक दूसरे डिफरेंशिएटेड रीजन में, उसको हम बोलते हैं प्यूम्यूल। एंड ये अल्टीमेटली एंड करता है किसमें, रेडिकल्स में, और रेडिकल्स अल्टीमेटली आपके उस रूट कैप से कवर्ड रहता है। ठीक है, ये रफ डायग्राम है। देखो हमने क्या बोला कि एक एक्सिस रहेगी, उस एक्सिस का क्या नाम रखना है आपको, एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ओके, ये दोनों क्या हो गए आपके कॉटिलिडॉन्स हो गए, तो ये हो गया आपका कॉटिलिडॉन। और हमने आपको बोला कि वो पोर्शन जो कॉटिलिडॉन के ऊपर है, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पोर्शन जो कॉटिलिडॉन के ऊपर होता है उसे हम बोलते हैं इपिकॉटिल।
एंड वो पोर्शन जो कॉटिलिडॉन के नीचे रहता है उसे हम बोलते हैं हाइपोकॉटिल। एंड ये जो आपका एपिकॉटिल है वो फर्दर डिफरेंशिएट करता है, डिवीजन होता है, आगे बढ़ता है, तो ये बन जाता है आपका प्रीम्यूल। एंड आपको पता है प्रीम्यूल वो पार्ट होता है जो आपको क्या देगा, शूट्स बनाने वाला है आपका, ठीक। एंड यहाँ जो ये आगे डिफरेंशिएट करता है ये आपका रहता है रेडिकल। एंड रेडिकल्स जो होते हैं अल्टीमेटली क्या बनाएंगे, रूट सिस्टम बनाएंगे। एंड ये कवर्ड रहता है एक कैप से जिसे हम बोलते हैं रूट कैप। रूट कैप किस लिए होती है, रूट कैप इसलिए होती है ताकि जब रूट सॉइल में अंदर पेनिट्रेट करे तो वो जो रफ एंड टफ सा इन्वायरमेंट उसे मिल रहा है उससे उस पर कोई हार्म ना पहुंचे। तो ये है आपका एक रफ डायग्राम किसका, डाइकॉट एम्ब्रियो का। बुक में ऐसा नहीं रहता है, बुक में बहुत अच्छा सा रहता है और काफी मॉडिफाइड वर्जन रहता है। उसको देखकर लेबल करना और समझ पाना चीजें, मतलब जो बुक में लिखी रहती है यूजुअली कंपेयर करवाना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप भी क्या किया करो, इस टाइप के एक रफ डायग्राम, मतलब जो भी कंटेंट लिखा हुआ है किसी भी बुक में, आप जो भी बुक प्रेफर करते हो उस बुक में वो जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को पढ़कर अपनी इमेजिनेशन से कोई एक रफ सा डायग्राम बनाओ। इस डायग्राम को आपको एग्जाम में नहीं यूज करना है, बट इस डायग्राम से क्या होगा, आपको बुक में पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, आपको क्लियरली दिख रहा है कि कैसा होता है डाइकॉट का एम्ब्रियो। उसमें एक एक्सिस रहेगी, उसका आधा पार्ट ऊपर रहेगा, आधा पार्ट नीचे रहेगा, बीच में 2 कॉटिलिडॉन रहेंगे और उसकी उसी के हिसाब से आप नेमिंग कर लो। तो ये बहुत ईजी पड़ता है। ये हो गया आपका डाइकॉट एम्ब्रियो। उसी तरह से आपको मोनोकॉट एम्ब्रियो का भी बनाना है, तो आप डाइकॉट का एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले ही लो। मैं तो पूरा एडवाइस कर रही हूँ, मतलब ले लेना है और इसी तरह से करना है हमको, ठीक है, ताकि आपको चीजें भूले ना। फिर हमको अब देखना है मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट एम्ब्रियो में भी यही रहेगा, उनकी एक एम्ब्रियोनल एक्सिस रहेगी, ऊपर का पार्ट शूट बनाने वाला है, नीचे का पार्ट रूट बनाने वाला है, वही है। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ सिर्फ एक कॉटिलिडॉन होता है, सिंगल कॉटिलिडॉन होते हैं ये। नाम क्या, कौन सा पढ़ रहे हैं हम, मोनोकॉट पढ़ रहे हैं, तो मोनोकॉट एम्ब्रियो में सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन होता है। तो आप बना लो एक अपनी एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब क्योंकि एक ही कॉटिलिडॉन है तो ऐसे ऐसे बनाने से अच्छा है आप ऐसे बना लो, कंबाइन करके बना लो। अब बीच में आप ऐसे ऐसे कर लो, वो आपकी अपनी इमेजिनेशन के ऊपर है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको यही बनाना है, क्योंकि आपको एक्चुअल में तो ये डायग्राम एग्जाम में भी नहीं बनाना है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि जब आप अपनी नोटबुक उठाओ, खोलो, देखो, तो बस डायग्राम देखते आपको सारी चीजें याद आ जाए, आपको फर्दर पढ़ने की जरूरत न पड़े, क्योंकि जो एंड टाइम रिविजन होता है वो ऐसा ही होता है। तो इसमें क्या हुआ, आपकी एक एक्सिस बनी, उसे हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये हो गया आपका, यहाँ चाहो तो आप लिख लो, यहाँ चाहो तो ऐसे करके लिख लो 1 कॉटिलिडॉन, ठीक। और ये सेंटर आपका क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया, ठीक। अब क्या हम लोग पढ़ते थे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाले पार्ट को वहां पास हम लोग बोलते थे प्रीम्यूल है, एपिकॉटिल है, नीचे वाला हाइपोकॉटिल है, वो फर्दर जाके प्रीम्यूल और नीचे वाला रेडिकल में कन्वर्ट होता था। तो यहाँ पास क्या होता है, इसे हम बोलते हैं कोलियोटाइल, इस पोर्शन को, जो कि आपका क्या बनाने वाला है, शूट सिस्टम बनाने वाला है। एंड इस पोर्शन को हम बोलते हैं कोलियोरिजा। एंड वहां आपको याद होगा कि हम लोग ने देखा था रूट सिस्टम बनेगा, वहां रूट कैप था। तो यहाँ रूट कैप तो नहीं रहता, लेकिन रूट कैप की जगह कुछ और चीज, मतलब एक स्ट्रक्चर मौजूद रहता है। एंड उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, आप कैसे भी बना लो, मतलब बस आपका ऐसा बने कि आपको बस एग्जाम में देखो और आपको कोई डाउट ना आए। तो ये आपका क्या हो गया। और हाँ, इनमें आपको एक चीज ये भी याद रखना है कि जैसे वहां पास आपका एपिकॉटिल था, हाइपोकॉटिल था, यहाँ कोलिप्टोइल कोलियोरिजा हुआ, उसी तरह से कोटिलिडॉन को कोटिलिडॉन ना बोल के बल्कि स्क्यूटेलम बोला जाता है, स्क्यूटेलम, ठीक। तो यहाँ पास क्या है, ये आपका कोलियोरिजा है। इसमें एक्चुअल में ये देखा जाए तो ये जो कोलियोरिजा है ये पूरा कंबाइंड है, इसमें आपका रूट का जो भी पार्ट है वो प्लस रूट कैप, वो पूरा क्या है, अनडिफरेंशिएटेड पोर्शन है। ये कैसा पोर्शन रहता है, अनडिफरेंशिएटेड पोर्शन रहता है। इसमें आपका रेडिकल एंड रूट कैप दोनों ही कंबाइंड है, तो उसका नाम क्या पड़ा, कोलियोरिजा।
ठीक है। आप चाहो तो एरो को थोड़ा ऐसे ही कर लो, क्योंकि डायग्राम उतना इंफॉर्मेटिव नहीं समझ। अब आपको शायद क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये जो पोर्शन रहता है वो थोड़ा अनडिफरेंशिएटेड पोर्शन रहता है। इसी पोर्शन में आपका रूट सिस्टम, मतलब आपका रेडिकल जो फर्दर रूट बनने वाला है वो, और रूट कैप अनडिफरेंशिएटेड कंबाइंड मौजूद रहते हैं, उसे आप क्या बोलते हो, कोलियोरिजा बोलते हो। ये हो गया आपका मोनोकॉट एम्ब्रियो, उसका जनरल ऐसे ही डायग्राम होता है। ग्रास फैमिलीज वगैरह इसका एग्जांपल है कि जो ग्रास फैमिलीज होती है वो मोनोकॉट से बिलोंग करती है ना, तो उनके एम्ब्रियो कुछ इस तरह से होंगे। डाइकॉट का आपको पता ही है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आए। जैसे कि मैंने कहा था, मैं कोशिश करूंगी कि जो उसके छोटे मोटे चीजें आखिरी की बची हुई हैं वो भी मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूं, क्योंकि अब ऐसा कुछ है नहीं, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया है। इसमें अब कोई भी टफ सी या नई सी चीजें नहीं बची हुई हैं, सब पुरानी बातें हैं। तो इसमें सबसे पहला आपका जो है वो है सीड, देन आपको पढ़ना है फ्रूट, एंड देन आपको पढ़ना है एपोमिक्सिस। बस ये लास्ट दो चीजें हैं। देखो सीड आपको पता है कि जब खैर ये भी मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि जो ओवरी होता है वो कन्वर्ट किस में हो जाता था, ओवरी आपका कन्वर्ट होता है फ्रूट्स में, एंड आपका जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है सीड्स में। जो आपके इंटीग्यूमेंट्स थे, एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर आपको पता बता चुकी हूं मैं। जो इंटीग्यूमेंट्स थे वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, फ्रूट कवरिंग में, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। सीड दो तरह की होती हैं, एक होती है एल्ब्यूमिनियस, एक होती है आपकी नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस सीड्स वो होती हैं जिनमें एंडोस्पर्म का कुछ हिस्सा अभी भी बचा हुआ है, ताकि जब आपके सीड सॉइल में जाए, जर्मिनेट करे, तो वहां पास इस एंडोस्पर्म से आपको चीजें, थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन प्रोविजन हो। और इसमें एंडोस्पर्म में, मतलब नॉन एल्ब्यूमिनियस में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो चुका होता है। एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड। ठीक, ये होती है आपकी। एक्चुअली यहाँ टिक मत मारो, वरना ऐसा लगेगा कि यहाँ प्रेजेंट होता है यहाँ एब्सेंट होता है। प्रेजेंट एब्सेंट वाला क्राइटेरिया दोनों में ही है, बट यहाँ क्या है, कंज्यूम हो चुका है तो इसलिए अब नहीं है। वरना ऐसा कहीं आपके माइंड में इमेज न बन जाए कि एल्बोमिनियस सीड्स की कैटेगरी में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होता था। नहीं, फॉर्मेशन होता है। यहाँ एंडोस्पर्म कंप्लीटली, एंडोस्पर्म लेफ्ट या रिमेनिंग। ठीक, रिमेनिंग लिख लो, एंडोस्पर्म रिमेनिंग। इससे क्या रहेगा, आपको एक रफ आइडिया पता रहेगा। फ्रूट्स में आ जाओ, तो फ्रूट्स भी दो तरह के होते हैं। फ्रूट्स आपके, एक होता है आपका ट्रू फ्रूट, एक होता है आपका फॉल्स फ्रूट। आपको अभी मैंने बताया कि ओवरी से फ्रूट मिलता है, तो जब स्ट्रिक्टली सिर्फ और सिर्फ ओवरी का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड फ्रूट फॉर्मेशन, तो वो क्या हो गया, आपके ट्रू फ्रूट्स हो गया। अब मान लो कोई और भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गया, थैलस इन्वॉल्व हो गया है, या कुछ और भी साइड के जो स्ट्रक्चर्स थे वो इन्वॉल्व हो चुके हैं इसमें, तो अगर कोई और पोर्शन अपार्ट फ्रॉम ओवरी उसके साथ कंबाइन करके फ्रूट बना रहा है, तो इस तरह के फ्रूट्स को बोलते हैं हम फॉल्स फ्रूट। इसका एक एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप देख सकते हो। ठीक, तो ये हो गया आपका सीड एंड फ्रूट्स। लास्ट टॉपिक आपका बचता है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो है एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कुछ और नहीं है बल्कि ये एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बट मिमिक्स सेक्सुअल मोड। ये है तो एक सेक्सुअल मोड, लेकिन ये करता क्या है, ये मिमिक्री करता है सेक्सुअल मोड की। ये बनता कहाँ है, जैसे आपने याद होगा, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा था ओव्यूल का, उसमें था न्यूक्लियस एक स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की जो सेल्स होती थी वो डिप्लॉयड होती थी। तो अब क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस सेल होती हैं ये खुद ही मतलब इसकी कोई एक सेल जो होती है डिफ्रेंशिएट करके अलग हो जाती है इस न्यूक्लियस टिश्यू से। मान लो ये आपका पूरा न्यूक्लियस टिश्यू है, ये टिश्यू क्या करता है, इसमें से एक एक दो सेल क्या होती है, डिफ्रेंशिएट करके अलग हो जाती हैं, एंड ये फर्दर डेवलप कर जाती हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ये जाइगोट का फॉर्मेशन
कर लेती हैं, मतलब इनको मेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये ऑलरेडी डिप्लॉयड खुद ही है। ये जो सेल इससे डिफरेंशिएट होकर आती है वो खुद क्या डिप्लॉयड है, तो ये क्या करती है बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप कर जाती है। इस तरह की चीज आपको पहले भी मैंने बताई थी, जिसे आप पार्थेनोजेनेसिस बोलते थे, तो वो तो एनिमल्स की कैटेगरी में हो गया था। प्लांट्स में वो चीज क्या है, एपोमिक्सिस है। वो सेल कौन सी है या वो टिश्यू कौन सा है जो एपोमिक्सिस कराता है, वो है न्यूसिलस, आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से पॉली एम्ब्रियोनी एक चीज होती है, बहुत छोटा सा ये भी है, यही लिख लेते हैं हम लोग ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहे। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है, मोर देन वन एम्ब्रियो बनेंगे। पॉली पॉली मतलब मोर देन वन एम्ब्रियो। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका लास्ट में आपने डायग्राम देखा था, ये एम्ब्रियो सैक था और यहाँ पर इसको सराउंड करने वाले न्यूक्लियस मौजूद थे। जो न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं, कुछ सेल डिफरेंशिएट करके इसके अंदर प्रोट्यूट कर जाती है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। और फिर अल्टीमेटली क्या करता है वो, अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस होती है वो यहाँ आ जाती हैं और एपोमिक्सिस के थ्रू वो क्या करती है एक एम्ब्रियो में डेवलप हो जाती हैं। तो इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, मोर देन वन एम्ब्रियो देखने को मिलता है। उसी को हम बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। सिट्रस मैंगो वगैरह इसका एग्जाम्पल है। तो फाइनली आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। या आई नो कि मैंने एंड में थोड़ा जल्दी कर दिया है, बट ठीक है, आपको भी स्पीड अप पकड़नी पड़ेगी क्योंकि अब तो पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बस जैसे जैसे हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं, आप भी अपनी स्पीड बढ़ाते जाइए ताकि आपका सिलेबस विद इन टाइम कंप्लीट हो जाए। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जस्ट लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।